हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा और आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो मैम, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपके ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या हमारा टॉपिक होने वाला है भाई? तो हमारा टॉपिक है ओशनियोग्राफी, यानी समुद्र विज्ञान के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये जो टॉपिक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मतलब कोई चाहता है कि हम क्या करें, इस टॉपिक को आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। यानी बहुत से एक दिव्यांश नाम के लड़के हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि मैम क्या कीजिए कि आप क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनियोग्राफी का क्या कीजिए, कंप्लीट जो सिलेबस होता है वो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। तो वही हमने क्या किया है, आपको ऐसा टॉपिक, मतलब ये जो ओशिनियोग्राफी है उसको ऐसे हम पढ़ाएंगे ताकि वो आपके यूपीएससी में भी तो काम आएगा ही आएगा, उसी का बैच चलता है। आपके स्टेट पीसीएस में भी काम आएगा, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में भी क्या होगा, ये काम आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो देखिए, आपको टॉपिक पता चल गया। मैम ओशिनियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, यानी समुद्र विज्ञान। इसमें सारी जो चर्चाएं होंगी केवल ओशियन के बारे में होगी, समुद्र के बारे में अब हम लोग बहुत गहन में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, ओशिनियोग्राफी का जब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या करना रहता है, कुछ हमें मैम स्ट्रक्चर को पढ़ना रहता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है। ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है। ओके मैम, पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एबिशल एबिशल प्लेन क्या होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन क्या होता है और आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, वो सारी बातें मैं क्या कर रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है, इसका मैं अलग से भी इमेज लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ओशियोनिक रीज है, कॉन्टिनेंटल प्लेन है, ट्रेंच है। इसे डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करने वाला है। तो देखिए, ये होता क्या है कि जैसे आप सबको पता है कि मैम जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। मैम क्रस्ट क्या है, आपके टू पार्ट्स में डिवाइड है। जहां पर क्या पाया जाता है, आपके क्रस्ट पे, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जब हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा क्रस्ट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। जहां पर आपके पहाड़ पर्वत होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेन बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। और जहां पे मैम कहा क्या रहता है, तो हमें पानी देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, ओशियोनिक प्लेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओशियोनिक ओशियोनिक प्लेट बोलेंगे। ठीक है। ये बातें समझ में आ रही। ठीक है। तो देखिए, ये बात आपको समझ में आ गया, ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेन जहां पे पर्वत होता है, कौन ओशियोनिक प्लेट, या सॉरी यहाँ पे प्लेन नहीं होगा, यहाँ पे प्लेट होगा। ठीक है। प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट जहां पे पर्वत होता है, ओशियोनिक प्लेट जहां पे नदी समुंदर होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैम हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट पे, यानी लिथोस्फीयर पे, स्थल मंडल पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, तो कहीं नदी, झील। तो जैसे हमारे पर्वत, पठार, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हमें पृथ्वी के सतह पर देखने को मिलते हैं, उसी तरह आपके समुंदर के नीचे भी क्या पाया जाते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाया जाता है। यानी जो हमारा ओशियन है, यानी जो हमारा ये क्या हो जाता है, आपका ओशियन हो जाता है। इस ओशियन के अंदर भी क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाया जाता है। और उसी लैंड फॉर्म्स को हम लोग किन नामों से जानते हैं, तो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन। यानी पता चल गया कि मैम ये सब क्या है, तो ये सब हमारे आपके महासागरों के अंदर स्थित क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, अपने थोड़ा सा ओशिनियोग्राफी के बारे में, यानी जल के बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अब आप लोग लिखिएगा ओशियन वाटर, ओशियन
वाटर, समुद्री जल। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ओशियन वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम लोग ओशियन वाटर को पढ़ते हैं, ओशियन, ये जो है थोड़ा सा मेरे को लगता है कि टेढ़ा हो गया है, वही कहाँ जा रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए ओशियन वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे पृथ्वी सतह पे, सबसे पहले तो मैं आपको एक सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक सर्कल हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी और दूसरे सर्कल की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना पता है मैम कि हमारा जो है पृथ्वी का, पृथ्वी है उस पे आपको तो 29%, यानी 29% क्या पाया जाता है, तो आपका भूभाग यानी जमीन पाया जाता है। हमारे पृथ्वी सतह पे 29% क्या पाया जाता है, तो लैंड पाया जाता है। ठीक है, और आपके 71% पे क्या पाया जाता है, 71% पे क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका जल पाया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी पर जितने भी क्या है 100% जो हमारा जमीन है, तो उस 100% जमीन पे तो पानी नहीं ना पाया जाएगा, तो मैम हमारे 71% एरिया पर क्या पाया जाता है, तो आपका वाटर पाया जाता है। ठीक है, ये मेरे से आज कैसे कैसे लिखा रहे हैं, आपके 71% एरिया पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और 29% भूभाग पर, यानी 29% क्या है, तो जल है। यानी हमने आपसे क्या कहा कि हमारे पृथ्वी के सतह सतह पर आपका 71% जल है और 29% क्या है, भूभाग है। यानी आपसे पूछेगा कि हमारे पृथ्वी के सतह पर जल कितना परसेंट है, तो वो आपका कितना है, 71% है, और भूभाग कितना है, तो 29%, यानी 29% है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब मेरे को आपको एक बात बताना है कि मैम हम हमारे पृथ्वी सतह पे जो जितने भी, मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं 100% का लेकर चलते हैं रेशियो, तो आपके पृथ्वी पर मान लीजिए 100% जो जल पाया जाता है, वो सारे जल तो फ्रेश वाटर नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मैम जो हमारा 97% जल है, यानी 97% जल, 97% जल कहाँ पाया जाता है, तो आपके ओशियन में पाया जाता है, यानी महासागरों में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर बोलते हैं, सलाइन वाटर बोलते हैं, लवणीय जल बोलते हैं। लवणीय जल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपकी सॉल्ट नमक होता है, वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो अब सवाल आता है कि मैम ये जो हमारा 97% जल है वो हमारा ओशियन में पाया जाता है, जिसे सलाइन वाटर करते हैं। अब हमारा कितना बचा, 3% बचा। तो 3% जल हमारे फ्रेश वाटर के रूप में आपके नदी, तालाब, झील आदि में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमारे महासागर, हमारे पृथ्वी सतह पर जितना भी जल उपस्थित है, उसमें से 97% जल आपके महासागरों में पाया जाता है, जिसे लवणीय जल कहते हैं, और 3% जल शुद्ध जल के रूप में कहाँ पाया जाता है, तो नदी, तालाब, झील आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो उसी को अब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साथ में आप लोग लिखते चलिएगा कि पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का, पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित, टोटल उपस्थित जल का 97% जल, 97% जल महासागरों में, महासागरों में, महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे लवणीय जल बोलते हैं। ठीक है, जिसे लवणीय जल, ओहो, लवणीय जल कहते हैं। ठीक है, यानी सलाइन
वाटर कहते हैं, जो कि क्या होता है, तो आपके पीने लायक नहीं होता है मैम, सलाइन है, यानी उसमें सॉल्ट की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। तो जहाँ पे सॉल्ट की मात्रा अधिक होगी वो जल पीने लायक नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% जल हमारे महासागरों में यानी ओशियन में पाया जा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, लवणीय जल बचते हैं। अब कितना बचा, 3% बचा, तथा यहाँ पे लिखना है तथा 3% जल, तथा आपका 3% जल शुद्ध जल के रूप में, शुद्ध जल के रूप में यानी फ्रेश वाटर के रूप में, ठीक है, शुद्ध जल के रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपके नदी 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 तालाब तालाब झील, आपके ग्लेशियर यानी हिमनद, ग्लेशियर आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। ठीक है, में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, क्या देख लिया भाई, कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% जल महासागरों में पाया जा रहा है, जिसे हमने लवणीय जल कहा। ठीक है, और जो कि हमारे पीने लायक नहीं होता है। तो मैम 97% जल जब महासागरों में ही पाया जा रहा है, तो बचा कितना, 3% जल। तो ये जो आपका 3% जल होता है, ये आपके शुद्ध जल के रूप में यानी फ्रेश वाटर के रूप में आपके नदी, तालाब, झील, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया था, इसमें आपको क्या लिख लेना है कि मैम हमारा 3% जल, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कि मैम हमारा जो 3% वाटर है वो कैसा है, तो फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर है, जो कि पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब पीने लायक है। ठीक है, फिर हमारा जो यहाँ पे 97% जल है, 97% जल वो कैसा है, सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर है, जो कि कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, मेरे साथ बोलिए कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है मैम हमारे ओशियन में यानी महासागरों में। तो महासागरों में जल कितना परसेंट है, तो आपका 97% जल पाया जाता है, जो कि क्या होता है, हमारे पीने लायक नहीं होता है। मैम क्यों नहीं पीने लायक होता है, क्योंकि उसमें सैलिनिटी यानी जो नमक की मात्रा होती है वो क्या होती है, आपकी अधिक होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मैम 3% जल हमारे फ्रेश वाटर के रूप में कहाँ पाया जाता है, तो हमारे रिवर्स, ग्लेशियर, लेक, पॉन्ड यानी तालाब आदि में पाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है कि हमारे पृथ्वी सतह पर 71% जल है और 29% क्या है, जमीन है। तो ये बातें आपकी हो गई क्लियर, और हमने इससे भी देख लिया। ठीक है, तो इससे भी हमने क्या कर लिया, देख लिया कि हमारे पृथ्वी सतह पर वो सारी बातें। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पृथ्वी सतह पर हमारे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे पृथ्वी के सतह पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो हमारा ग्लेशियर होता है यानी हिमनद होता है। उसके बाद क्या आता है, आपका ग्राउंड वाटर आता है यानी भूमिगत जल, जो जल हमारे जमीन के अंदर होती है उसे भूमिगत जल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, यानी कितना जल हमारे ग्लेशियर में पाया जाता है फ्रेश वाटर के रूप में, कितना परसेंट जल हमारे ग्राउंड वाटर में पाया जाता है फ्रेश वाटर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा, पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले शुद्ध जल का वितरण। पृथ्वी सतह पर उपस्थित उपस्थित शुद्ध जल का, शुद्ध जल, शुद्ध जल को क्या बोलेंगे मैम, तो शुद्ध जल को हम लोग बोलेंगे क्या, शुद्ध जल को क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर बोलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो हमारे पृथ्वी सतह पर उपस्थित, यहाँ पे मैंने पर छोड़ दिया है भाई, क्यों मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पृथ्वी सतह पर उपस्थित शुद्ध जल का वितरण,
ओके, हमें यही पढ़ना है, ठीक है। पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर उपस्थित शुद्ध जल का वितरण। यानी अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा फ्रेश वाटर है वो सबसे अधिक किस में पाया जाता है, फिर किस में पाया जाता है। तो देखिए आपके अर्थ सरफेस पे जो फ्रेश वाटर है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपके ग्लेशियर में पाया जाता है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट का मुझे टाइम दिया जाए, थोड़ा मैं पेन को अच्छा कर लूं। ग्लेशियर में पाया जाता है यानी हिमनद में, हिमनद में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, तो कितना परसेंट को हम लोग लिखेंगे कैसे, कितना परसेंट पाया जाता है भाई, तो आपका 68 दशमलव 68.7% जल कहाँ पाया जाता है, तो आपके ग्लेशियर में पाया जाता है। किस रूप में, तो फ्रेश वाटर के रूप में, ठीक है। तो ये बात पता चल गया कि मैम हमारे अर्थ के सरफेस पे यानी हमारे पृथ्वी ग्रह पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, शुद्ध जल का सोर्स क्या है, तो मैम ग्लेशियर है, यानी हमारा हिमनद है। हिमनद में कितना परसेंट जल पाया जाता है, तो 68.7% जल पाया जाता है, ठीक है। अब आपके क्या आ जाते हैं, आपके ग्लेशियर के बाद आ जाता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर में कितना पाया जाता है, यानी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे भूमिगत जल, भूमिगत, थोड़ा सा हिंदी लिखते चलते हैं जिसको नहीं समझ में आएगा। तो आपके भूमिगत जल में जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो कितना है, तो आपका 30.1% पाया जाता है आपके पृथ्वी सतह के अंदर, यानी भूमि के अंदर, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसी को ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे ग्लेशियर के बाद दूसरे नंबर पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए मैम ग्लेशियर, सॉरी ग्राउंड वाटर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं। यानी पृथ्वी सतह के अंदर भी तो हमारा पानी भरा पड़ा है, वो भी क्या है, आपके फ्रेश वाटर का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर के बाद आपका क्या आ जाता है, आपके फ्रेश वाटर के बाद क्या आ जाता है, तो एक तो आ जाता है हमारा सरफेस वाटर, सरफेस, सरफेस प्लस एक हमारा अदर, अदर मतलब अदर में बहुत सी चीजें आ जाएंगी, अदर, ठीक है। तो अदर में कितना हमें परसेंट देखना है, तो मैम अदर में हमें देखना है कि 0.9% जल पाया जाता है, और आपके सरफेस में आपका 0.3% वाटर अवेलेबल होता है, फ्रेश वाटर। इसको मैं अगर क्या करती हूँ, इनको ऐड करते हैं तो वो कितना परसेंटेज निकल कर आ जाता है, तो 1.2% हमारा आ जाता है फ्रेश वाटर। तो ये हमारा हो जाता है आपके फ्रेश वाटर का सोर्स, सबसे ज्यादा ग्लेशियर में, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर में, फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैम सरफेस में, यानी हमारा सरफेस में कौन कौन सा चीज आ जाएगा, तो इसमें हमारी तीन चीजें आ जाएंगी, तीन चीजें, तीन चीजों में एक तो आ जाएगी हमारी, कौन सी आ जाएगी भाई, एक आ जाएगी आपकी लेक, लेक, फिर हमारे सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगी, स्वैम्प, स्वैम्प को हिंदी में क्या बोलते हैं, दलदल बोलते हैं। फिर हमारी क्या आ जाएगी बात, फिर आ जाएगी हमारी रिवर, ये सभी क्या हो जाती है, सरफेस हो जाती है, सरफेस वाटर, ठीक है। तो अब हमें देखना है, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि 100% का रेशियो लेके चलेंगे। तो आपका जो लेक है इसमें अगर मैं बात करूं कि कितना वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर, तो वो है आपका 87%, ठीक है। 87% जल कहाँ होता है, आपके ग्लेशियर में होता है, फ्रेश वाटर के रूप में। फिर आपका दलदल में होता है 11%, 11%, और आपके रिवर में कितना होता है मैम, हमारा 2% होता है, 11, 12, 13, ठीक है, 87, 13, 100। तो ये हमने क्या देखा कि मैम हमारे सरफेस वाटर में क्या क्या चीजें आ रही है, तो उसमें आपका एक तो लेक आ रहा है यानी झील आ रहा है, दूसरी चीज क्या आ रही है, स्वैम्प आ रही है यानी दलदल, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, दलदल बोलते हैं, दलदल, यानी हमारे दलदल में भी क्या होता है, पानी होता है। तो आपके दलदल में फ्रेश वाटर कितना होता है, तो 11% होता है, और आपके नदियों में सबसे कम होता है, देख लो भाई,
इतना हम लोग नदी को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं कि फ्रेश वाटर का सोर्स आपके झील से भी कम, स्वैम्प से भी कम रिवर में पाया जाता है। कितना? 2% पाया जाता है। तो ये हमने क्या देखा आपके, ये हमने क्या देखा भाई, तो आपके फ्रेश वाटर का हमने क्या करा, सोर्स देखा। ये हमारे ग्लेशियर हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आपका ग्लेशियर हो गया। ओहो, कैसे हो गया भाई? चलो इसे हम ना हटा ही देते हैं। तो आपके ग्लेशियर में इसे भी मैं हटा ही दे रही हूँ, ठीक है, डिलीट। तो ये ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। तो आपके फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या हो गया, आपका ग्लेशियर हो गया, फिर ग्राउंड वाटर हो गया, फिर आपका सरफेस, सरफेस में हमने लेक को देखा, स्वैम्प को देखा, रिवर को देखा, ठीक है। फिर आपका अदर में मिट्टी में भी क्या पाई जाती है, आपकी जल थोड़ा सा पाई जाती है, ठीक है। तो वो सब अदर में आ जाएगा। उसमें हमने कितना देखा, 1.2% देखा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपके पृथ्वी सतह पर शुद्ध जल का क्या हो गया, वितरण हो गया, ठीक है। हमने देख लिया कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स हमारा ग्लेशियर होता है। तो आपसे भी पूछेगा, आपसे यूपीएससी एग्जाम में तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बोले पूछे गए हैं कि हमारे पृथ्वी सतह पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, तो वो होता है हमारा ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आपको बात थोड़ा सा याद रखना है। अब एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कर्व को देखेंगे, यानी ग्राफ को देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मैं बना रही हूँ और आपको समझ में आएगा। वो क्या है, तो हिप्सोमेट्रिक, हिप्सोमेट्रिक, मेट्रिक एंड बाइथोमेट्रिक, बाइथोमेट्रिक, मेट्रिक कर्व, ठीक है। अब ये हिप्सोमेट्रिक और बाइथोमेट्रिक कर्व क्या होता है, उससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए, ये जो आपका हिप्सोमेट्रिक और जो बाइथोमेट्रिक कर्व होता है, यह क्या होता है, तो जनरली आपके समुद्र की गहराई और ऊंचाई को इससे मतलब कि देखा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बार डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, इससे मेरा लाइन अच्छा बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, देखना है और अच्छे से समझना है। फिर हमें एक जरूरत पड़ेगी यहाँ लाइन की। ओके, मैंने क्या कर दिया भाई, ठीक है। तो देखिए, अब आपका क्या होता है, हिप्सोमेट्रिक और बाथोमेट्रिक कर्व, उसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, देखना है, देखना है, ठीक है मैम, देखते हैं। एक हमें बीच में भी क्या होगी, लाइन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग इसी से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आपका हिप्सोमेट्रिक और बैथोमेट्रिक कर्व क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा करा दे रहे हैं, ताकि उनका भी क्या हो जाए, थोड़ा सा सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को डिटेल में ही लेके चलेंगे तो क्या हर्ज है भाई, क्या हर्ज है ज्यादा पढ़ने से, कोई ज्यादा ये नहीं ना हो जाएगा कि हाँ क्या है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पानी को बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग चूंकि पानी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जल, ठीक है। तो देखिए, अब हिप्सोमेट्रिक और बाइथोमेट्रिक कर्व को हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबरिंग कर दूं, ये हमारा 10, ये हमारा 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा ये क्या चल रहा है, 10, 20,
ओहो, 40, 50, 60। ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका हिप्सोमेट्रिक और बाइथोमेट्रिक ग्राफ है, ये क्या करता है, तो हम लोग बाइथोमेट्रिक कर्व यानी बाइथोमेट्रिक कर्व से क्या देखते हैं, तो पृथ्वी की गहराई, सॉरी, आपके समुद्र की गहराई को देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, तो समुद्र की, ओहो, समुद्र की, समुद्र की गहराई को देखते हैं। यानी आपसे पूछेगा कोई कि बाइथोमेट्रिक कर्व क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि मैम बाइथोमेट्रिक कर्व से क्या करते हैं हम लोग, जो समुद्र की गहराई होती है यानी जो डेप्थ होता है उसे क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है, समुद्र की गहराई हो जाता है। ठीक है, ये आपके समुद्र की क्या हो जाता है, गहराई हो जाता है। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर समुद्र की ऊंचाई को देखना होगा तो हम लोग किस कर्व से देखेंगे भाई, समुद्र की ऊंचाई किस कर्व से देखा जाता है, तो आपका आ जाता है हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो इसको, इसके बारे में क्या लिखना है कि समुद्र की ऊंचाई को देखा जाता है, समुद्र की ऊंचाई को देखा जाता है किस कर्व से, तो हिप्सोमेट्रिक कर्व। बाइथोमेट्रिक, समुद्र की गहराई यानी गहरा कितना है देखने के लिए हमें बाइथोमेट्रिक कर्व को देखना होगा। ऊंचाई कितनी है इसकी, हिप्सोमेट्रिक, हाइट, ह से हाइट और ऊंचाई। ठीक है। हिप्सोमेट्रिक, एस फोर हिप्सोमेट्रिक, एस फोर हाइट। हिप्सोमेट्रिक से हमें क्या करना है, तो मैम समुद्र की ऊंचाई को देखना है, और बाइथोमेट्रिक से हमें क्या देखना है, समुद्र की गहराई को देखना है। तो ये दो कर्व आपको समझ में आ गया कि हिप्सोमेट्रिक और बाइथोमेट्रिक कर्व क्या होता है, वो बातें आपको थोड़ा सा हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। समुद्र की ऊंचाई को हम लोग कैसे देखेंगे, तो ऐसे देखेंगे भाई कि हमारा जो समुद्र है वो कितना ऊंचा है, कितना उसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। किस कर्व से देखेंगे, एच फोर हिप्सोमेट्रिक, एच फोर हाइट। हिप्सोमेट्रिक एंड बाइथोमेट्रिक कर्व आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये ऐसा ग्राफ है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की ऊंचाई और गहराई को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जो भी बातें मैं बताते चल रही हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। दो बातें मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी सतह पर उपस्थित जल का वितरण, शुद्ध जल का वितरण, फिर हमने क्या देखा, हमारा हिप्सोमेट्रिक और बाइथोमेट्रिक कर्व क्या होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस प्यारे से प्यारे से प्यारे से टॉपिक पे, जिसको मैं कर रही हूँ नीचे, इसको मैं कर रही हूँ नीचे। ओके। ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं भाई, कहाँ आ जाते हैं, तो आ जाते हैं हम लोग अपने, ओहो, अपने अपने अपने, कहाँ चला जाता है भाई, देखिए। तो अब हम लोग कहाँ आ गए, अपने इस कर्व पे, कर्व नहीं सॉरी, आपके महासागरीय, महासागरीय अर्ध स्थल का विभाजन। यानी हमने क्या बताया कि जिस तरह से हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट पे यानी लिथोस्फेरिक प्लेट पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हमें पृथ्वी के सतह पर देखने को मिलते हैं। उसी तरह जो समुंदर है, समुंदर के अंदर भी तो क्या होगा, सतह होगा ना। तो उस समुंदर के अंदर में जो सतह है उस पर भी हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं मैम, तो एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, यहाँ पे लिख लीजिए भाई, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है इसे समझेंगे। फिर हमारा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय ढाल। फिर हमारा ओशियोनिक रिज या कॉन्टिनेंटल रिज भी बोल सकते हैं। महासागरीय कटक, कटक का निर्माण कैसे होता है, कटक अटक वो नहीं, ठीक है, कटक। कॉन्टिनेंटल प्लेन, इसको एबिसल प्लेन भी बोलते हैं, ये कैसे बनता है वो भी बातें जानेंगे। फिर हमारा ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्या करते हैं, समझते हैं। एक मिनट, ओह मैं क्या कर रही हूँ भाई, क्या क्या मैं कर दे रही हूँ आज। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है,
यहाँ पे आपको हेडिंग देना है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय, उसको लिखने की जरूरत मेरे को नहीं है, आप इतने तो समझदार हैं ही, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो थोड़ा सा उससे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो उससे हम लोग डायग्राम से ही समझते हैं ना सारी बातें, क्योंकि हमारा जियोग्राफी है, जियोग्राफी को डायग्राम से तो पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए उससे हम लोग क्या करते हैं, तो सी कहाँ हो, तो हम डायग्राम बना रहे हैं, ओके। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो आपको पार्ट हमने बताया, नहीं व्हाइट पे व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, हमें व्हाइट पे चाहिए ग्रीन। तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको दिखाया, ये आपका कौन सा पार्ट हो जाता है, तो यही पार्ट आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यह क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि ये जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यह क्या है, आपके महाद्वीपों का ही क्या है, भाग है, जो कि क्या हो गया है, आपके सी लेवल के राइज होने के कारण क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। और ये महासागरों का क्या होता है, सबसे उथला हुआ भाग, सैलो पार्ट होता है। सैलो पार्ट का मतलब क्या होता है, नॉट डीप, यानी इसकी गहराई नहीं होती है। तो एक बात तो मैंने क्या बताया इसके बारे में, इंपॉर्टेंट बात मेरे को सुनना है और देखना है और ध्यान से लिखना है जो नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये महाद्वीप का ही भाग होता है, जो कि हमारे सी लेवल के राइज होने के कारण क्या होता है, जलमग्न हो गया है। क्योंकि सी लेवल के राइज होने से जलमग्न हुआ है तो ज्यादा तो इसकी गहराई होगी नहीं, क्योंकि कितना समुद्र का पानी बढ़ेगा भाई, काम भर बढ़ेगा, ताकि हम लोग उसमें जाके थोड़ा सा नहाओ, मतलब कि थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचवा ले, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ज्यादा क्या होती है, गहराई नहीं होती है भाई, क्यों, क्योंकि ये बना कैसे है, तो ये तो आपके महाद्वीपों का ही भाग होता है और सी लेवल के राइज होने से बन जाता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जब भी दिमाग में आएगा तो सोचना होगा कि मैम सबसे पहले तो ये महाद्वीपों का भाग है, और चूंकि महाद्वीपों का भाग है तो ये सी लेवल के राइज होने से क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। चूंकि सी लेवल के राइज होने से जलमग्न हुआ है तो इसके लिए जो इसकी गहराई है वो ज्यादा नहीं होगी। इसकी गहराई कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंच पाएगा, और जहां पर सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंचेगा वहां पर फोटोसिंथेसिस द्वारा जो हमारे फ्लोरा एंड फौना होते हैं, यानी जो समुद्रों में जीव जंतु होते हैं, वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, और भोजन बना बना के क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में क्या करना है, आपको चीजें लिखना है कि सबसे पहले तो मैम हम लोग क्या लिखेंगे कि ये आपका महाद्वीपों का ही क्या होता है, भाग होता है, ठीक है, जो कि आपके सी लेवल के राइज होने के कारण क्या हो जाता है, जलमग्न हो गया है। तो यहाँ पे लिखिएगा यह महाद्वीपों का ही भाग होता है, भाग होता है, ठीक है, जो कि सी लेवल के, जो कि आपके सी लेवल यानी समुद्र स्तर, ठीक है, जो कि सी लेवल के बढ़ने से जलमग्न जलमग्न हो गया है। तो मैम चूंकि यह क्या है, आपके कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था, और आपके समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ने से क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है, तो इसकी जो गहराई है वह क्या होगी, कम होगी। तो तो यहाँ पे लिखिएगा यह महासागरों का क्या होता है, सबसे उथला हुआ भाग होता है। उथला हुआ भाग का मतलब क्या होता है, सैलो पार्ट होता है। सैलो पार्ट मतलब नॉट डीप, यानी गहराई नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखना है जो बातें मैंने आपको समझाया, यह महासागरों का उथला हुआ भाग, उथला हुआ भाग, यानी इसको क्या लिखेंगे, जिसको
उथला हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो क्या लिखेगा, सैलो पार्ट। सैलो पार्ट, सैलो पार्ट मीन्स नॉट डीप। सिनोनियम्स अगर अच्छा होगा तो सैलो का मतलब क्या होता है, नॉट डीप, यानी उसकी गहराई क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो यह महासागरों का क्या होता है, उथला हुआ भाग। यहाँ पे लिखना है उथला हुआ भाग होता है जिसकी गहराई बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसे तो समझ में आ ही रहा है कि जब उथला हुआ भाग है तो उसकी गहराई कम होगी, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं जिसकी गहराई बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, कम होती है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो मैम कम होती है तो कितना कम होता है, इसकी गहराई को थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो इसके गहराई को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा गहराई, गहराई यानी डेप्थ, इसका डेप्थ कितना होता है। तो देखिए अगर मैं गहराई की बात करूं तो यह कितना गहरा होता है, तो आपके 100 फैदम, यानी इसकी गहराई कितनी होती है, तो 100 फैदम होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 फैदम, यानी जो समुद्र की गहराई होती है उसे फैदम में मेजर किया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि 1 फैदम इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ओके, 1 फैदम, 1 फैदम इज इक्वल टू कितना होता है, तो मैम वो होता है हमारा 6 फीट, यानी 6 फीट आपका होता है। ठीक है, 6 फीट होता है। तो अगर इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 180 मीटर के तहत, मतलब 180 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी गहराई कितनी होती है, तो 100 फैदम, 1 फैदम बराबर 6 फीट। ठीक है, तो गहराई को हमने देख लिया। अब आपसे इसका पूछा जाता है ढाल, यानी इसकी ढाल कितनी होती है। थोड़ा सा ये ऐसे है ना, तो इसकी ढाल कितनी होती है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है ढाल। मैम ढाल कितना होता है, तो इसका जो ढाल प्रवणता होता है वो आपके 1 डिग्री से 3 डिग्री के क्या होता है, बीच में होता है। ज्यादा इसकी क्या होती है, ढाल नहीं होती है। 1 डिग्री से 3 डिग्री, मैक्सिमम हमने 3 डिग्री बोला है। ठीक है, ज्यादातर 1 डिग्री होता है। तो ये बात हमने देख लिया कि आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, और इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, अब आपको एक बात समझना है कि मैम ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, हमने यहाँ पे बताया, कहाँ गया भाई, हमने यहाँ पे बताया कि ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, जो कि आपके महाद्वीपों का क्या होता है, भाग होता है। जलमग्न कैसे हो गया, तो सी लेवल के राइज होने के कारण। तो यहाँ पे कहीं कहीं पर क्या होता है, यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं कहीं पे तो पर्वत होगा ना, कहीं कहीं पे पर्वत होगा, पता है मैम, पर्वत होगा। तो होता क्या है कि जहां पर पर्वत होता है वहां पर ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, और जहां पर प्लेन रीजन होता है यानी मैदान होता है वहां पे आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो चौड़ाई होती है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, यानी चौड़ी होती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखना है, उसको यहाँ पे लिख लेना है कि माउंटेनियन एरिया में क्या होता है, माउंटेनियन यानी पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, यानी माउंटेनियन एरिया, माउंटेनियन एरिया में क्या होता है मैम, यह क्या होता है, तो आपका पतला होता है। पतला का मतलब नैरो होता है। ठीक है, नैरो होता है, नैरो इन माउंटेनियन रीजन। और मैम चौड़ा कहाँ होता है, यानी ब्रॉड कहाँ होता है, तो आपके प्लेन रीजन यानी मैदानी भाग में, मैदानी भाग, मैदानी भाग यानी प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में क्या होता है, तो ये ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब आपका चौड़ा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम लोग तो एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ये हम लोग का आदत है। ठीक है, जियोग्राफी का है ये आदत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक हम लोग अपना कॉन्टिनेंट लेंगे। मैम कौन सा कॉन्टिनेंट, तो जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, इसी को लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं मैम कि हमारे साउथ अमेरिका के इधर में तो आपका क्या पड़ जाता है, इधर पड़ जाता है आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक, ठीक, ओशियन, ओशियन पड़ जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पड़ रहा है तो कहाँ पढ़ेंगे, ओशियन को देखेंगे, ओशियन में ही पाया जाएगा। और इधर हमारा क्या पड़ जाता है, इधर पड़ जाता है हमारा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं मैम कि हमारे ना आपके
विश्व का सबसे लंबा पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो आपके साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है, जो कि क्या है, यहाँ से लेके आपका ऐसे क्या है, फैला है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे देखना है कि मैम हमने क्या बताया कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना, वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में क्या होगा, नैरो होगा। नैरो मतलब पतला होगा। ठीक है, और हमारे मैदानी भाग में क्या होगा, ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपके साउथ अमेरिका के ये इसका क्या हो जाता है, पश्चिमी तट हो जाता है, और ये इसका पूर्वी तट हो जाता है। तो मैं अगर पूछूं कि जो हमारा साउथ अमेरिका में पश्चिमी तट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो मिलेगा कि ब्रॉड मिलेगा, तो मैम आपको पता है कि बताना होगा कि हमारे इस पश्चिमी तट पे क्या है, एंडीज पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। तो जहाँ पे पर्वत है वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा, नैरो होगा। और जहाँ पे यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये प्लेन एरिया हो गया, ये प्लेन एरिया हो गया, तो मैम यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा, ब्रॉड होगा, क्योंकि इधर कोई हमारे माउंटेन्स की एबिलिटी नहीं है। तो ये हमने क्या देख लिया, आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था हर एग्जाम के लिए, उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अब हमारा क्या आ जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अब हमारा आ जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी महाद्वीपीय ढाल क्या होता है। अब महाद्वीपीय ढाल को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है। तो देखिए, आप लोग इमेज में ही देख रहे हैं मैम, हम लोग इमेज में अच्छे से देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से हो रही है जहां से ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, अति तीव्र ढाल से क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। यानी यहाँ से जो ढाल है ना, एकदम तीव्र हो जा रही है। ठीक है, देखो इतना तीव्र ढाल है। तो आपको लिखना है कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में कि इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ अति तीव्र ढाल से क्या होता है, समाप्त होता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो इसके बारे में अब लिखना है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है जहां पर जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है अति तीव्र ढाल से क्या होता है, समाप्त होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है, वहां से होती है जहां से कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल आपका जो सेल्फ होता है, सेल्फ अति तीव्र ढाल से क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अति तीव्र ढाल, अति तीव्र ढाल से समाप्त होता है, समाप्त होता है। ठीक है, यानी इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तो हमारा ये हो जाता, ये हमारा हो गया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, और यहाँ से अति तीव्र ढाल से हमारा जो चीज स्टार्ट हो रहा है उसी को हमने क्या कहा, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा। ये हमारा पार्ट क्या हो जाता है, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। अब इसकी थोड़ा सा गहराई को देखना है, इसके भी गहराई को देखना है। तो इसकी जो गहराई होती है, गहराई को यहाँ पे लिखिएगा, गहराई कितनी होती है, तो मैम इसकी गहराई आपके 200 से 2000 मीटर तक होता है। 200 से 200 से 2000 मीटर तक होता है इसकी गहराई, किसकी, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके कहाँ पे, तो ढाल प्रवणता पे, यानी इसका ढाल कितना होता है। तो इसका ढाल आपको इमेज में ही दिख रहा है कि बहुत अधिक होगा। तो आपका 3 डिग्री से 5 डिग्री तक क्या होता है, इसका इसका ढाल होता है। ठीक है, इसका ढाल
इसका ढाल कितना होता है 3 से 5 डिग्री तक, ठीक है। और इसकी गहराई कितनी होती है 200 से 2000 मीटर तक। ये हमने सारी बातें क्या कर लिया, जान लिया। और हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है जहां पे आपका जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो क्या हो रहा है, अति तीव्र ढाल से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ओशियोनिक रिज या कॉन्टिनेंटल रिज भी बोलते हैं, महासागरीय कटक, ठीक है। दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है मैम, कॉन्टिनेंटल रिज या ओशियोनिक रिज, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल रिज, ठीक है, यानी महासागरीय कटक। महासागरीय कटक क्या होता है, महासागरीय कटक, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखना है कि आपके महासागरों में महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए महासागरों में महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है, तो जब दो प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के दूर जाती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इमेज से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको ना डायग्राम बना ले रही हूँ, फिर मैं आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। एक मिनट, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर समझेंगे। तो हमने क्या कहा कि आपके महासागरों में कॉन्टिनेंटल रीज या ओशियोनिक रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैम जब दो प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के दूर जाती हैं, तो क्या होता है, महासागरों में क्या होता है, आपके ओशियोनिक रीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एक प्लेट हो गया और ये आपका क्या हो जाता है, आपका दूसरा प्लेट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैम आपको पता है कि हमारा नीचे क्या है, मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है। तो जब भी मैग्मा नीचे से क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, मैग्मा नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है यानी राइज करता है, तो मैग्मा क्या करता है, इन दोनों प्लेटों को क्या करता है, दूर ढकेलता है। यानी पहले प्लेट ये पास में थे, लेकिन होता क्या है कि जैसे मैग्मा नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये प्लेटें दूर जाती हैं और आपका होता क्या है, महासागरों में आपके जो मैग्मा होते हैं या लावा, वो ठंडा होते जाते हैं और आपके ठंडा होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। और यही स्ट्रक्चर जब कभी क्या हो जाता है, आपका ऊपर एकदम आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, महासागरीय कटक बोलते हैं। तो महासागरीय कटक क्या होता है मैम, जब हमारा मैग्मा क्या होता है, नीचे से राइज करता है, तो वो क्या करता है, प्लेटों को दूर करता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं तो ये जो मैग्मा है ऐसे आता है, और जैसे ये हमारे समुद्रों में आता है तो समुद्र में ये ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही कभी कभी समुद्र के ऊपर आ जाता है तो इसे द्वीप कहते हैं यानी आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज या ओशियोनिक रीज, ठीक है, राइज नहीं रीज बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल रीज, ठीक है, कॉन्टिनेंटल रीज ये आपका हो गया। तो मैम कैसे बना, तो जब हमारे महासागरों में क्या होती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है तो नीचे का मैग्मा ऊपर आता है और कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते जाता है, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल रीज बोलते हैं। अब इस कॉन्टिनेंटल रीज को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा आपको क्या करूँ, वर्ल्ड का मैपिंग करके थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट, छोटा बनाते हैं, छोटा में ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आइसलैंड है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे आपका अफ्रीका आ जाता है,
अफ्रीका, यहाँ से हमारा ये अरब पेनिनसुला, और यहाँ पे हमारा इंडिया आ जाता है। ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो जाता है, यहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ऊपर हमें क्या करना है, तो मैम ऊपर हमें एक अपने यूरोप को बनाना है। देखिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपके वर्ल्ड का कुछ मैप हो जाता है, जो कि मैंने रफली बनाया है। कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है कि ये यहाँ होगा वो वहां होगा, हालांकि मैंने चीजें अच्छा बनाया। ठीक है, तो देखिए आपके बीचों बीच से क्या जाती है, बीचों बीच से यहाँ से आपकी इक्वेटर, इक्वेटर जाती है। ठीक है, इक्वेटर थोड़ा इंडिया से नहीं जाती है, तो इसलिए इसे नीचे करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर भी कर ही देते हैं। ओहो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि आपके बीचों बीच से आपका इक्वेटर जाता है। अब हमने जो आपको ओशियोनिक रिज बताया है ना, वो आपके अटलांटिक ओशियन में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। आपके अटलांटिक ओशियन में क्या है, तो आपके एस शेप में आपके आइसलैंड से लेके आपके बोवेट आइलैंड तक क्या होता है, यह समाप्त होता है। यहाँ पे बोवेट आइलैंड है और यहाँ पे क्या हमारा आइसलैंड है, और इसी अटलांटिक ओशियन में क्या है, हमें ओशियोनिक रोज सॉरी ओशियोनिक रीज हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। और ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है, यही कारण है कि इसका विस्तार होते जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओशियोनिक रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ओशियोनिक रीज को आपके विषुवत रेखा के ऊपर इसे किस नाम से जानते हैं, तो विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे अगले स्लाइड पे लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या हो जाता है, आपका इक्वेटर हो जाता है। ठीक है, इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ओशियोनिक रेंज को किस नाम से जानते हैं, तो आपके डॉल्फिन उभार, डॉल्फिन, डॉल्फिन उभार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो जाता है, इसे इक्वेटर लिख लीजिएगा, यानी विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर हमारे ओशियोनिक रीज को किस नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन उभार। और वहीं पे इसके नीचे इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसके नीचे इसको चैलेंजर उभार, चैलेंजर उभार। अब आपसे एग्जाम में कोई कुछ पूछ देगा क्वेश्चन कि डॉल्फिन उभार क्या है, चैलेंजर उभार क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ा रहेगा उसी को समझ में आएगा कि ये हमारा अटलांटिक ओशियन में पाया जाने वाला ओशियोनिक रीज है, जो कि आपके विषुवत रेखा के उत्तर में अगर है तो उसे डॉल्फिन उभार बोलेंगे, विषुवत रेखा के अगर दक्षिण में उसे चैलेंजर उभार बोलेंगे। और वहीं पे ये जो ओशियोनिक रीज है आपके ग्रीनलैंड के पास क्या हो गया है, थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, यानी ग्रीन लैंड के पास क्या हो गया, थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं टेलीग्राफिक, ग्राफिक पठार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक पठार, पठार। ठीक है, देखिए तो ग्रीनलैंड के पास ये जो थोड़ा सा चौड़ा हो गया उसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं। और आपके बस इसी को याद रखना है। ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये नहीं कि डॉल्फिन उभार आ जाएगा तो क्या होता है, चैलेंजर उभार आ जाएगा तो क्या होता है, ये नहीं कि समझ में नहीं, समझ में आना चाहिए कि डॉल्फिन उभार क्या होता है, चैलेंजर उभार क्या होता है, टेलीग्राफिक पठार क्या होता है, जो कि हमारे ग्रीनलैंड के पास जो ओशियोनिक रीजन थोड़ा सा चौड़ा हो गया उसी को क्या बोलते हैं, आपका वो टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं। तो ये जो आपके इतने सारे लैंड फॉर्म्स हैं, कहाँ गया भाई लैंड फॉर्म्स, ये जो इतने सारे लैंड फॉर्म्स है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशियोनिक रेस, तीन को मैंने कवर करा दिया। ठीक है, अब हमारा बचा है कॉन्टिनेंटल प्लेन और एक बचा आपका ट्रेंच। इसको क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। जो चीजें हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट क्या किया है आज, आपका समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी को हमने स्टार्ट किया था, जो कि किस किस एग्जाम के लिए था, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और आपके यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि बोल रहे थे आप लोग कि मैम इसका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए करा दीजिए। तो मैंने आपको उस सिलेबस को भी ध्यान में रख के क्या किया है, कुछ कुछ चीजें इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, आपके ओशियन वाटर को देखा है, यानी समुद्री जल को देखा है। तो हमने देखा कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल जल कितना है, तो वो 71% है, और भूमि कितना है, वो 29% है। फिर हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी सतह पर
हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% जल आपके महासागरों में पाया जाता है। जो जल महासागरों में पाया जाता है उसे लवणीय जल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और वो हमारे पीने लायक नहीं होता है। तो अब सवाल आया कि मैम फ्रेश वाटर यानी शुद्ध जल कितना परसेंट है? तो 97% तो महासागरों में पाया गया जिसे सलाइन वाटर कहा। 3% जो जल पाया जाता है वो फ्रेश वाटर के रूप में आपके नदी, तालाब, झील, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर आदि में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको इस डायग्राम में क्या किया है बताया। 97% जल आपके ओशियन में सलाइन वाटर लवणीय जल बोलेंगे। 3% जल फ्रेश वाटर के रूप में रिवर, ग्लेशियर, लेक आदि में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया इसी में से आपके यूपीएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं कि हमारे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स हमारे अर्थ पे यानी पृथ्वी ग्रह पे कौन सा है? तो मैम ग्लेशियर है जिसमें 68.7% जल पाया जाता है। फिर दूसरा सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जो कि पृथ्वी सतह के अंदर जल उपस्थित है। ठीक है, 30.1 है। फिर हमने सरफेस देखा, फिर अदर देखा, अदर में भी और में भी बहुत सारी जल हमारे उपस्थित होते हैं। तो सरफेस में हमने देखा कि लेक में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर होता है, फिर स्वैम्प यानी दलदल में भी फ्रेश वाटर होता है 11%, फिर आपके रिवर में सबसे कम होता है 2%। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि हमारा हेप्सोमेट्रिक एंड बायोमेट्रिक कर्व क्या होता है। तो मैंने बताया कि अगर आपको समुद्र की ऊंचाई देखना होगा तो आपको हिप्सोमेट्रिक, एच फॉर हिप्सोमेट्रिक, एच फॉर हाइट, अगर समुद्र की ऊंचाई देखना है तो हिप्सोमेट्रिक कर्व को देखेंगे, और अगर हमारे समुद्र की गहराई यानी डेप्थ को देखना है तो हम लोग बायोमेट्रिक कर्व को देखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कर्व बताया। फिर आ जाता है हमारा, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, फिर आ जाता है हमारा महासागरीय अधस्थल का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर। इसका इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, अगर किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर। ठीक है, यानी हमने कहा कि जैसे हमारे पृथ्वी के सतह पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, उसी तरह हमारे समुद्रों में भी क्या होता है, कुछ लैंड फॉर्म्स पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सारी लैंड फॉर्म्स को मैंने बताया, जो कि 3 लैंड फॉर्म्स को आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा बचा है 2 लैंड फॉर्म्स, उसे कंप्लीट करेंगे और अगले क्लास में ओशियन वाटर से और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।